सीएम धामी ने विश्व श्रमिक दिवस की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कहा, अपने कठिन परिश्रम एवं सामर्थ्य से राष्ट्र की विकास यात्रा को नया आयाम देते हैं श्रमिक। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को सीएम धामी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा, मां पूर्णागिरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन की कामना। गुजरात प्रदेश के स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात वासियों को दी शुभकामनाएं और बधाई। कहा, अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है गुजरात। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का चारधाम यात्रा को लेकर बयान। कहा, चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड होंगे ध्वस्त। 60 से 70 लाख श्रद्धालु करेंगे चारधाम की यात्रा। चारधाम यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने तैनात किए 3 नोडल अफसर। आईएएस अफसरों को सौंपी गई जिम्मेदारी। मौसम विभाग ने गढ़वाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन तक ओलावृष्टि और बर्फबारी की दी चेतावनी। देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों पर लगातार बढ़ रहा दबाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं की न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार ने 3 नोडल अफसर बनाए हैं। ये जिम्मा आईएएस अफसरों को सौंपा गया है और कार्मिक विभाग ने इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि मौसम के मुश्किल चारधाम ने इन दिनों मौसम लगातार करवट बदल रहा है। केदारनाथ धाम में बीते 12 दिन से रुक रुक कर हिमपात भी हो रहा है और इसके साथ ही मौसम विभाग ने गढ़वाल में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 दिन तक ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी दी है। इस बीच धामों में देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम के केदारनाथ, डॉक्टर रंजीत गंगोत्री धाम तथा यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी दी है और यात्रा के सुचारू संचालन के साथ ही अब इन सभी को ध्यान रखना होगा। देखना कुछ गड़बड़ लक्सर में मौसम ने अचानक ही करवट बदली है। रात से क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश से मौसम के तापमान में गिरावट आई है। बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गन्ने की पछेती बुवाई पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गन्ने की पछेती बुवाई पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। लगातार हो रही बारिश से कुछ मुश्किलें, अभी भी गेहूं की फसल की कटाई बाकी है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है और फसल कटाई न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि भारी बारिश के चलते किसानों का बड़ा नुकसान हो सकता है। बारिश से किसानों को भारी नुकसान की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गन्ने की पछेती बुवाई पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अभी भी गेहूं की फसल की कटाई बाकी है और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ाई। गन्ने की पछेती बुवाई पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक गेहूं की फसल की पूरी कटाई भी नहीं हो पाई है। फसल कटाई न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और गन्ने की बुवाई पर भी इस बारिश का असर पड़ सकता है, जिससे किसान अब चिंता में नजर आ रहा है। अभी भी गेहूं की फसल की कटाई बाकी है और होने वाली बारिश किसानों के सामने मुसीबत बनकर खड़ी है। फसल कटाई न होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बिगड़ते मौसम
ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। बारिश से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है और किसान चिंतित नजर आ रहा है। गन्ने की पछेती बुआई पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गेहूं की फसल की कटाई पूरी तरह से नहीं हुई है। रामगोपाल के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, भारी बारिश किसानों के लिए बड़ी मुसीबत की तरह नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गरिमा लगातार बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि पहाड़ से लेकर के मैदान तक हालांकि देर रात से ही जो बारिश है उसका सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन तेज हवाओं के साथ मौसम जरूर सुहाना हुआ है। गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन बात कर ले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है देर रात से और रुक रुक कर ये बारिश हो रही है, क्योंकि जो गेहूं की कटाई है किसानों की वो रुक गई है। अभी भी कुछ ऐसे किसान है, कुछ प्रतिशत, जिनकी जो गेहूं की फसल है वो पकी हुई खेतों में तैयार खड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी कटी हुई पक्की फसल जो है खेतों में पड़ी है। यानी कि उससे बारिश होने से लगातार नुकसान जरूर किसानों को हो रहा है। किसानों को चिंता सता रही है कि उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए। और इसी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से गन्ने की बुआई भी किसान लगे हुए थे, गन्ने की बुआई भी जो है अब लेट, यानी कि लेट लतीफी की हो रही है, क्योंकि बारिश में किसान अब जो गन्ने की बुआई है वो बहुत देरी के साथ करेगा। यानी कि मौसम विभाग द्वारा जिस तरीके से लगातार जो अलर्ट जारी किया है, हालांकि अभी भी 3 दिन के लिए और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और बारिश को लेकर के जिस तरीके से किसान चिंता में है, कहीं ना कहीं फसलों के नुकसान के साथ। बिल्कुल, लेकिन क्या मौसम विभाग की ओर से इस बारिश से कोई राहत मिलने की कोई बात सामने आई है? क्या लगता है ये बारिश कब तक बंद हो सकती है? इस तरह का कोई जानकारी मौसम विभाग की ओर से? बिल्कुल, देखिए मौसम लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, क्योंकि पहाड़ से लेकर के और जिस तरीके से मौसम ने भी करवट बदली है, हालांकि अभी आने वाले 3 दिनों तक और भारी बारिश की चेतावनी जो है जाहिर की हुई है मौसम विभाग ने, और उसको लेकर के लगातार जो है, हालांकि प्रशासन अभी मुस्तैद है, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं की कटाई हुई है। और बात कर ले पहाड़ से लेकर मैदान तक, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है और हरिद्वार में जिस तरीके से 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मौसम जो है पहाड़ से लेकर मैदान तक जो है बारिश का जो है नजर आ रहा है। यानी कि जिस तरीके से प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को लेकर भी अब जो रजिस्ट्रेशन है उन पर 3 दिनों तक रोक लगा दी है, और यात्रियों को भी जो है एक अपील की है कि अभी जो 4 धाम में आने वाले श्रद्धालु हैं, देश विदेश से श्रद्धालु 4 धाम पहुंच रहे हैं, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और भूस्खलन की बात आ रही है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। जी गरिमा। बिल्कुल, लेकिन क्या रामगोपाल, इस बारिश का अन्य फसलों पर भी बुरा असर पड़ने वाला है? क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया 4 धाम यात्रा है और भी नई फसल की बुआई होनी है, क्या उस पर भी इस बारिश का असर पड़ रहा है? बिल्कुल, नई फसलों, क्योंकि जिस तरीके से ग्रीष्मकालीन जो गन्ने की फसल होती है गरिमा, उसको लेकर किसानों ने तैयारी की हुई थी और बोल भी रही, लेकिन कुछ किसान अपनी बुआई भी कर रहे थे, लेकिन जो जमीन है वो अब गीली हो जाएगी, और गीली होने के कारण जो बुआई है वो बहुत देरी के कारण होगी, और जिसको लेकर के प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो उनकी एक अगेती प्रजाति के साथ साथ में जो एक वजनी यानी कि गन्ने की जो एक वैरायटी होती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर जो है किसानों को पड़ता दिखाई देगा, क्योंकि साथ में यदि जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के साथ में ओलावृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं जो आम की यानी कि बागवानी करने वाले किसान हैं, उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, नुकसान काफी उठाना पड़ेगा। और साथ में गेहूं की जो कटाई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो किसानों की जो गेहूं है वो भीग गई है, भीगने के साथ साथ में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर किसानों को। बिल्कुल रामगोपाल, एक तरफ किसानों के सामने तो ये बारिश मुसीबत बनकर आई है, लेकिन क्योंकि 4 धाम यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा है, 4 धाम यात्रा का व्यापारियों को खास तौर पर इंतजार रहता है, लेकिन अब जब 3 दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन बंद है, यानी कहीं ना कहीं संख्या में भी कमी आएगी, क्या इससे व्यापारी भी नाखुश नजर आ रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए जिस तरीके से प्रशासन ने यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि हरिद्वार को मेन जो 4 धाम यात्रा का द्वार कहा जाता है, यहीं से रजिस्ट्रेशन होकर के श्रद्धालु पहले यहीं गंगा आरती करते हैं, उसके बाद फिर 4 धाम के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और केदार धाम के लिए निकलते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश में जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है, यानी कि व्यापार पर उनका फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन ने 3 दिनों के लिए जो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है, क्योंकि अब बारिश है, बारिश को लेकर के जो श्रद्धालु है वो 4 धाम में कम जा रहे हैं। जिस तरीके से 10,000 की संख्या में कल केदार धाम जो श्रद्धालु है वो पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से मौसम सुहाना रहता है तो कहीं ना कहीं 10 से 20,000 की संख्या में जो श्रद्धालु है वो गरिमा वहां पहुंचते थे। इसी को लेकर के प्रशासन ये नहीं चाहता कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, मौसम
का हाल बिगड़ा हुआ है। और जो पहाड़ों पर मौसम खराब होने के चलते जो लैंडस्लाइड होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको लेकर के श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल जी। देर रात भी जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उसको लेकर के और जो यात्री हैं, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड के कारण कई घंटे लंबा जाम में जो है यात्रियों को जूझना पड़ा है। तो परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा है। उसी को लेकर के प्रशासन ने इस तरीके की एडवाइजरी जारी जी। की है, रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। गरिमा जी जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, पहाड़ पर बारिश की आफत लगातार नजर आ रही है और वहीं कल देर शाम से खानपुर में भी बारिश हो रही है और बारिश के चलते लोगों को हालांकि राहत भी मिली है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आई हैं और स्थानीय लोग बारिश के चलते घरों में कैद हो गए हैं। कल देर शाम से खानपुर में भी बारिश हो रही है। एक तरफ पहाड़ पर बारिश की आफत नजर आ रही है, किसानों को चिंता हो गई है क्योंकि कई किसानों की अब तक गेहूं की फसल पूरी तरह से कट नहीं पाई है। तो वहीं नई फसल की बुआई को लेकर भी किसान परेशान हैं। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कल देर शाम से ही खानपुर में लगातार हो रही बारिश और भारी बारिश के चलते लोग परेशान, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। बारिश के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आम जनजीवन पर इस बारिश का असर तो पड़ ही रहा है। इसके साथ ही किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं क्योंकि किसानों की गेहूं की फसल अब तक पूरी तरह से कट नहीं पाई है। तो वहीं नई फसल की बुआई को लेकर भी किसान परेशान हैं क्योंकि इस बारिश का बड़ा प्रभाव फसलों पर पड़ने वाला है। तो भारी बारिश के चलते पहाड़ पर किसान परेशान। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल में दर्दनाक हादसा हुआ है। एसडीआरएफ ने चालक का शव रिकवर किया है और गर्म पानी के पास कार खाई में गिरी। पुलिस द्वारा एसडीआरएफ को पूरे मामले से अवगत कराया गया। अनियंत्रित होकर 30 मीटर नीचे गिरी कार। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ पहुंची है और कार सवार चालक का शव भी बरामद कर लिया गया है। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले का रहने वाला था कमल। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर 30 मीटर नीचे गिरी है कार। हालांकि चालक के शव को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंची थी और कार सवार चालक का शव बरामद कर लिया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इस भीषण हादसे में शव बरामद हो चुका है। आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़े हुए इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। नैनीताल में दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 37 सवाल पूछे हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ, उसके बाद से ही ये सवाल उठने लगे। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात तो कर ली, लेकिन जनता के मन की बात प्रधानमंत्री आखिर कब सुनेंगे। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड से कांग्रेस ने 37 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे हैं। इनमें पुलवामा हमला, नमामि गंगे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं और जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना होगा। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का क्यूआर कोड लगाने का मामला तूल पकड़ गया है। रुद्रप्रयाग के डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ मंदिर के द्वार पर क्यूआर कोड लगाने की जांच के आदेश दिए। बीकेटीसी ने केदारनाथ चौकी में तहरीर देने के साथ ही दोनों धामों में क्यूआर कोड हटवाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम का एक क्यूआर कोड मंदिर परिसर में नंदी के पास और दूसरा वीआईपी गेट के पास लगाया गया था। डीएम दीक्षित ने बताया कि अगर इसके पीछे कोई संदेह वाला तथ्य सामने आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पेटीएम ने केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन ट्वीट कर क्यूआर कोड लगाने की जानकारी दी थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यूआर कोड से किसका खाता
लिंक किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के डिजिटल दान का पैसा किसके खाते में जमा हुआ है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बीकेटीसी ने कोई क्यूआर कोड नहीं लगाया। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की भी मांग की गई है। ये क्यूआर कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए थे। अफसरों के संज्ञान में आने पर कोड उतार दिए गए। बीकेटीसी की ओर से पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई है और इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताया है कि इस साल हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम की यात्रा करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी की ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ आने वाला श्रद्धालु का अनुभव बेहद सकारात्मक हो। वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की है और कहा कि अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे राज्य सम्मिलित हो सके और यहाँ के लोगों की आय भी बढ़ सके। मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम चारधाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। वी शुड गो आउट ऑफ द वे एंड लुक आफ्टर देम। जोशीमठ में आई दैवीय आपदा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों का पुनर्वास नहीं हो पाया, तो वहीं अब ये खबर आ रही है कि जल्द ही प्रभावित लोगों को राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से 3 मई को नई दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई और अब संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है। वहीं जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। और सूत्रों की माने तो केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। वहीं इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर गंभीर नहीं है। जोशीमठ आपदा के बाद अब प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार लग गई है। इस संबंध में 3 मई को नई दिल्ली में जोशीमठ आपदा को लेकर केंद्र ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है, जबकि कुछ हिस्सों में पुनः परिवारों को बसाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र की पीडीएनए टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है। बता दें कि केंद्र की पीडीएनए टीम ने 4 दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से प्रभावितों के लिए मदद कर रही है और केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में जोशीमठ जो आपदा आई, अभी तक के राहत पैकेज में सबसे अच्छा राहत का पैकेज जोशीमठ आपदा में सरकार के द्वारा दिया गया है और जन भावनाओं के अनुरूप
वहाँ के लोगों के, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे वहाँ के वाचन जो भी रहेंगे, जो आपदा से प्रभावित हुए, उनके भावनाओं के अनुरूप उनसे पूछ करके उनके राय से उनको राहत पैकेज दिया गया है। और हमारी प्रदेश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हमारे केंद्र की सरकार स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आगे हमारे प्रदेश सरकार ने केंद्र से भी जो है राहत पैकेज की मांग की है जोशीमठ के लिए। निश्चित रूप से केंद्र से भी राहत पैकेज मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब 3000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। इस बैठक में पीडीए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में राहत पैकेज पर मुहर लग सकती है। वही विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। यदि होती तो अब तक प्रभावितों तक मदद पहुंचा दी जाती। इंतजार में है कि कोई बड़ा हादसा हो, कई हजार करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र सरकार से लिया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ राज्य की सरकार गंभीर होती तो 1 साल तक तो रैणी की आपदा के बाद इंतजार होता रहा। उसके बाद पिछले इतने लंबा समय हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, और पूरा जोशीमठ जिस तरह से दरका है, जिस प्रकार से दरारें वहाँ आई हैं, जिस प्रकार से आज की तारीख में भी दरारें आ रही हैं, जिस प्रकार से वो पूरा जोशीमठ खतरे की जद में है, वहाँ की आबादी खतरे की जद में है। राज्य की सरकार गंभीर है नहीं, सबको मालूम है। बैठकों पे बैठ के इसके अलावा सरकार क्या कर रही है? आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन से आपदा की शुरुआत हुई, उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रखर रूप से हर मंच में सरकार को की चेतना के लिए, जागरूक करने के लिए इस विषय को उठाया है। और उसी के तहत जब ये कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री जी का स्वयं वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने जानकारी ली। उसके बावजूद आज तक 4 महीने हो गए, जो ये मुआवजा नीति है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाई। वहाँ के लोग अब तक असमझ में हैं। लगातार मीटिंगें हो रही है, वहाँ के गांव के लोगों को, वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है। उसके बावजूद अगर अब तक ये नीति नहीं बनी है, ये तो कुदरत का करिश्मा है। मानिए कि कोई ऐसी भारी विपदा अब तक नहीं आई है। अगर किसी तरीके का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो सरकार को जितना समय दिया गया था वो समय में नहीं मिल पाता। मैं चाहूँगा कि आगामी 3 तारीख को जो है जितनी जल्दी हो सके मुआवजा, कितना मुआवजा मिलना है, किस हिसाब से मिलना है, सही ढंग से उनका विस्थापित होना चाहिए, समय पे उनका विस्थापन होना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की निगाहें 3 मई को होने वाली इस बैठक में टिक गई हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभवतः इस बैठक में प्रभावितों के लिए आपदा पैकेज पर भी मुहर लग जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीड़ितों तक सही से सरकारी मदद पहुंच पाएगी? क्या केंद्र उत्तराखंड के लिए 3000 करोड़ के राहत पैकेज पर मुहर लगाएगा? क्या जोशीमठ के अलावा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के घरों में आ रही दरारों को भी सरकार भरने का काम करेगी? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।